तो इस पे हम बात कर लेते हैं। अब इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो जब कंप्लीट द टेबल की बात हो रही है तो हम ये वैल्यूज पहले यूटिलाइज कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर के थ्रू जरा आंसर निकालें, -3 पुट करें एक्सप्रेशन में, देखें आंसर क्या आ रहा है। दैट विल बी 6/9, दैट मेक्स इट 2/3। उसके बाद दिस इज ऑल्सो 6/9, सो दैट ऑल्सो मेक्स इट 2/3। So ये दोनों values whether it's negative or positive they both give you the same answer and that is 2/3। ये सही है यहाँ तक? सर फर्स्ट में तो -2/3 नहीं होगा, ये तो नहीं, -3 का क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है। लगा हुआ है ना। हाँ, स्क्वायर की वजह से दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक अच्छा, है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6/x² फॉर -3 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये ग्रिड के अंदर तो उन्होंने वैल्यूज हमें बता दी हैं, इसके प्लॉटिंग करके देख लेते हैं। सो -3 पे द वैल्यू इज 2/3। 2/3 इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा मुझे इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। 2/3 0.6 पे तो नहीं होगा, 0.6 थोड़ा सा ऊपर होगा। देन इट्स -2.5, -2.5 पे इट इज 0.96। तो -2.56 पे इट इज 0.96। अच्छा, आफ्टर दिस इट इज गिवन एज -2 पे इट्स 1.5। अच्छा, उसके बाद है -1.5 पे इट इज 2.67। So at 2.67 it is, नहीं थोड़ा सा और ऊपर होगा इससे। अब ये थोड़ा सा इसमें तो इनएक्यूरेसी आएगी बट उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आफ्टर दिस इट इज एट -1 इट इज 6। फिर अब मैपिंग कर लेते हैं, -1 पे द वैल्यू इज गिवन एज 6। अच्छा, देन 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। मूविंग ऑन फ्रॉम दोज वैल्यूज, देन एट 1.5 इट इज अगेन 2.67। अच्छा, देन एट 2 इट इज 1.5 and then at एक ये वैल्यू बनेगी। अच्छा, ये दोनों ग्राफ्स कनेक्ट नहीं हो सकते ऑल्दो इट अपेयर्स एज इफ के हम इन कर लें। बट एक तो आप नोटिस यही करें कि उन्होंने बीच में हमें कोई वैल्यूज भी प्रोवाइड नहीं करी हुई जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकें। और सेकेंडली व्हाई कांट वी कनेक्ट दीज ग्राफ्स, बिकॉज ये नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्राफ्स हैं। ये हैं रेसिप्रोकल ग्राफ्स। सो रेसिप्रोकल ग्राफ्स तो आप वैसे भी नहीं बना सकते, इनको कनेक्ट नहीं कर सकते। रेसिप्रोकल ग्राफ्स को हम ऐसे मूव नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं जा सकते, फ्लैटली हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर रेसिप्रोकल ग्राफ्स। ठीक है, इट्स ऑफ द कंडीशन ऑफ a/x। इस कंडीशन में ना ही x 0 हो सकता है ना ही y 0 हो सकता है इन दीज गिवन कंडीशन। सो इट्स a/x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें यहाँ से आगे मूव करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ड्रॉ कर लिया सबने ये? चलें, जब तक आप ड्रॉ भी कर रहे हैं मैं साथ साथ ये भी दिखा दूं। इट सेज यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 2। सो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर आपने लाइन बनाई। सो अगर आपने y इज इक्वल्स टू 2 पे जो है वो, तो y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 2 पे अगर हम लाइन बनाएं तो हमें इस पे नजर आ रहा है दिस इज -1.75।
एंड देन एट दिस पॉइंट इट विल बी 1.8, ऑल्दो कि ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों अलग आने नहीं चाहिए, बट ये कि अगर अलग होते भी हैं थोड़ा बहुत प्लस माइनस, इट डजंट मैटर, गो विद योर ग्राफ, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आपने ग्राफ बनाया तो आपने थोड़ा सा ग्राफ जो है वो आपसे लेफ्ट राइट हो गया होगा, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। समझ आ रही बात? इट इज अंडरस्टैंडेबल कि थोड़ा बहुत ग्राफ जो है वो जरा सा लेफ्ट राइट हो जाते हैं, so that's okay, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So we get the answers as negative 1.75 and 1.8. Is this clear? Okay. Here लिखा हुआ है by drawing a tangent find the gradient of the curve when x is equals to 1.5. So when x is equal to 1.5, अब पहले तो मार्क करेंगे 1.5 exactly है कहाँ पे? 1.5 ये पॉइंट हो गया, वो कह रहे हैं आप इस पे ग्रेडियंट बनाएं। अगेन ग्रेडियंट से भी आंसर ऑब्वियसली इसमें एक्यूरेट नहीं आएगा, इसीलिए सारे आंसर्स यहाँ पर एस्टिमेशन बेस्ड होते हैं। तो आपने यहाँ पर लाइन बनाई, टेंजेंट बनाएं, अ टेंजेंट विच शुड कट x at 1.5, ऐसा टेंजेंट बनाएं कि वो 1.5 पे इसको कट करे। अच्छा, जब आप 1.5 पे कट कर रहे होंगे उस वैल्यू को, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये जो लाइन बन गई, सो ऑब्वियसली सबके पास थोड़ी लाइन प्लस माइनस अलग बनेगी, उसका रीजन ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि ग्राफ सबका एक्यूरेट नहीं होता, हो सकता है मेरे पास भी लाइन इतनी एक्यूरेट नहीं आ रही हो, बट हैविंग सेड दैट वंस यू हैव द वैल्यू, अब लाइन बनाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, पहले आपने एक टेंजेंट बनाया टू कवर दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू 1.5, इस पे टेंजेंट बन गया। Once you have the tangent, then select 2 points on your line. Try to keep the points as accurate as possible. मतलब जैसे मुझे एक ये बहुत accurate point नजर आ रहा है. This point is 0.7, 5. एक ये accurate point है. Let's just go with another accurate point. वो हो सकता है ये point. We try to work with the points जो बिल्कुल boxes के corners पे आ रहे हो. So this is 2.1, 1. So now you have 2 points, 0.7, 5 and then 2.1, 1. एक दफा आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को यूज करें, लेट्स जस्ट मार्क दिस एज ए एंड दिस एज बी, नॉट रिक्वायर्ड कि आप ऐसे लिखें बट यू कैन, इट सेज फाइंड द ग्रेडियंट। सो आपने बेसिकली टेंजेंट बनाने के बाद जो ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं इनका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो वो हम करेंगे ऑब्वियसली y2 माइनस y1 अपॉन x2 x1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 5 डिवाइडेड बाय 2.1 माइनस 0.7। इसका आंसर बताएगा क्या आ रहा है, चैट में लिख दें अगर लिखना है तो, सब टू यू। ओके, सो ये -2.86 हो गई वैल्यू। ऑलराइट, अच्छा, बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व द इक्वेशन, सो ये तो हो गया पार्ट आपका, ठीक है। फिर बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व द इक्वेशन 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अच्छा, ये बहुत, इसमें बहुत कॉमन अकरिंग पार्ट है, इसमें लिखा होता है कि अब बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व द इक्वेशन, तो अगर सॉल्व द इक्वेशन लिखा हुआ है ना, अब आप क्या करें, इस पार्ट के अंदर वो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी प्रोवाइड करते हैं, सो दिस इज गिवन एज 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 6 अपॉन एक्स स्क्वायर देखें एंड देन सी द ग्राफ दैट यू हैव ड्रॉन प्रीवियसली, ये भी है 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन का वो तो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, दैट्स ऑलरेडी डन। इसका जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, वो हमने ड्रॉ भी नहीं किया हुआ। बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व द इक्वेशन 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखें ऊपर टॉप पे ये लिखा हुआ है 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ये गिवन नहीं है। सो
For any equation, the left hand side is also y and the right hand side is also equals to y. लेफ्ट हैंड साइड आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको। राइट हैंड साइड जो है वो 2 - x है। अब आप इसकी लाइन ड्रॉ करें, तो इसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए यू कैन टेक अ फ्यू डमी वैल्यूज टू वर्क विद, या आप इस तरह की वैल्यूज कंसिडर कर लें, ट्रायल वैल्यूज ले लें। आई वुड गो विद 0, 1 एंड 2। तो आप x की वैल्यू 0 पुट करें, देखें आंसर क्या आ रहा है, y का आंसर आ जाएगा 2। फिर आप x की वैल्यू 1 पुट करें, y का आंसर 1 आ जाएगा। फिर आप x की वैल्यू 2 पुट करें, y का आंसर 0 आ जाएगा। सो वी गेट द वैल्यूज एज 0, 2, 1, 1 एंड 2, 0। ये मैपिंग कर लेते हैं, 0, 2, 0 एंड 2, 1, 1 एंड 2, 0। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसको मैप करके देख लेते हैं ये वैल्यू आ क्या रही है। तो ये वैल्यू आ रही है -1, -1.1, -1.2, -1.3, -1.35। Alright, so the value is -1.35. इस पॉइंट के ऊपर जो है द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द कर्व। इस पॉइंट के ऊपर दे आर इंटरसेक्टिंग। ये सही है? इतना क्लियर है? समझ आ गया? एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलें यहाँ से आगे मूव करते हैं। ये कॉपी कर लें पहले जल्दी से, अगर यार कर लिया है तो ठीक है, बस फिर आगे चलते हैं डायरेक्ट। चलें पार्ट बी पर आ जाए। Now, part B is not related to graph. Not, मतलब you don't have to sketch a graph or to draw a graph. It says the graph shows a sketch of y is equals to 5a to the power of x. 2 points on the curve are given as 2, 45 and 4, b. Find the values of a and the value of b. All right. So a और b की वैल्यू हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ सकती है इसकी। So अब इसमें एक जो पॉइंट हमें completely given है, 45 is given and it is 5, 2 and then a to the power of 2, इस तरह से वैल्यू given है। अच्छा, वैसे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, वो +-3 की वैल्यू आ रही है, बट +-3 यहाँ पे मैटर करेगा नहीं। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कैसे। देखें, बात ये है, इफ यू टॉक अबाउट एन इक्वेशन विद दिस एज -3, तो -3 की वजह से तो ये ग्राफ नीचे चले जाना चाहिए।
वो ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आप x की वैल्यूज, अब उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम आएगा। टेक्निकली ये वाला ग्राफ आई डोंट थिंक वैलिडेट होगा भी। अगर तो इस पे बाय डिफॉल्ट कोई नेगेटिव साइन होता है ना, दैट मीन्स वॉट एवर यू पुट इन प्लेस ऑफ x विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर। इफ दैट इज द केस तो फिर तो ग्राफ नीचे बनना चाहिए था, ये ग्राफ तो ऊपर बना हुआ है। अब नीचे क्यों बनेगा? क्योंकि अगर यहाँ माइनस लगा होगा और आप x की जगह कुछ भी रखेंगे तो इवेंचुअली तो पूरी वैल्यू का आंसर आना ही नेगेटिव है। So if the answer is negative for y, that means the whole graph must be under the x-axis, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ इसका माइनस और प्लस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसके माइनस प्लस से बार बार आंसर चेंज होता रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया तो आंसर आ जाएगा 45, और अगर आपने यहाँ पर 3 लगा दिया तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पावर 4 लगा दी, आंसर फिर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे पावर 5 लगा दी, आंसर फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम ही है, एक आंसर पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यूनिफॉर्मिटी कब मिलेगी इस सिचुएशन में? यूनिफॉर्मिटी तब मिलेगी जब ये सिर्फ पॉजिटिव 3 होगा। इसीलिए उन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किया है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि इट हैज टू बी पॉजिटिव 3, बिकॉज विद नेगेटिव 3 वी विल बी गेटिंग अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट आंसर एवरी टाइम। तो उसको मैप कैसे करेंगे? आंसर तो आ जाएगा, मैप नहीं होगा ना। तो या तो पूरे एक्सप्रेशन के बाहर माइनस लगा हुआ हो सो दैट एवरी वैल्यू बिकम्स नेगेटिव। अगर ऐसा ही है तो पूरे एक्सप्रेशन के बाहर माइनस का साइन होना चाहिए ताकि पूरी वैल्यू ही नेगेटिव हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर हम एक इंटरनल वैल्यू को खाली माइनस रख के नहीं चला सकते, बिकॉज एवरी टाइम यू चेंज द पावर ऑफ एक्स विल चेंज दिस फाइनल आंसर। और फिर वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, दैट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट इतना जिगजैग तो नहीं हो ना। मे बी अगर वैल्यूज नेगेटिव पे जा भी रही हैं तो देन दे शुड कंटिन्यू इन नेगेटिव एंड देन somehow from there move towards positive, ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए। बट अगर एवरी टाइम द वैल्यू इज अप एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव, वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ से आगे मूव करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू फॉर बी। तो अगर ए आ चुका है और ये वैल्यू बन गई है, नाउ वी हैव 4 कॉमा बी। So y is equals to y will be labeled as plugged in as b, and then this is equal to x is equals to 4. इसका आंसर बताएगा क्या आ रहा है? So I can see the answer for A as 3 and the answer for B as 405, right? सही है, ये वैल्यूज आ गई। वैल्यूज लिख लेते हैं। अच्छा, find the coordinates of the point P where the graph crosses the y-axis. Find the coordinates of the point P where the graph crosses the y-axis। वो तो आसान है। वो आसान इसलिए है बिकॉज उसके लिए आपको किसी एसएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स 5a to the power of x। So it's 5a and it says where the graph crosses the y-axis। जहाँ ग्राफ y-axis को क्रॉस करता है वहां पर x 0 होता है। Now anything to the power of 0 is 1, so you get the answer as 5। So this is x 0 and then y5। This is your answer। ठीक है। Now after that it says find the gradient of the straight line joining the points P and 2 comma 45। Find the gradient of the straight line joining the points P and 2 comma 45। So we have P point हमें पता है, P is the y-intercept and the other point is 2 comma 45। So I just need to calculate the gradient by using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। So gradient की वैल्यू आ रही है 20।
क्लियर है ये बात, समझ आ गए? डन। ऑलराइट, चलें, जबरदस्त। क्लियर हो गया तो उससे आगे चलते हैं। चलें, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, ये ट्राई करते हैं। तो इनिशियली इट सेज कंप्लीट द टेबल। पहले आप जरा फर्स्ट वैल्यू बताएगा क्या आ रही है। फर्स्ट वैल्यू बताएगा 2x³ माइनस 3x² प्लस 5। इसमें आप नेगेटिव 1.5 पुट करेंगे, सो व्हाट्स द आंसर? ओके, अब इसके बाद वो कह रहे हैं यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर -1.5 till 2 इन अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये जो दो दो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये 2-2 सेंटीमीटर के हैं भाई, ये इतना क्लियर ग्रिड नहीं है। बट दीज टू बॉक्सेस आर रिप्रेजेंटिंग 2 सेंटीमीटर, सो it's -1.5 and for 4 units ना, तो I think we can do this. So 1 centimeter represent 4 centimeter represent 1 unit, and this is 0.5 and this is 1. So this is still 2, and then for 2 centimeter to represent 5. So this is 5, and then -5, -10. That's it. और -10 तक ही कह रहे हैं ना, -15 तक। खैर ग्रेड तक तो जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इनकी वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। Let's see. It says -1.5 and then till -8.5. So -1.5 on x and -8.5 on y. So that's -1.5 on x and -8.5 on y. So ये हो गया -7, 7.5. थोड़ा इस तरह की पोजीशन के ऊपर होगा शायद, आई गेस समथिंग अराउंड दिस। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं -1 पे इट इज 0, -0.5 पे इट इज 4। ओ सॉरी, -8.5 तो नीचे होगा ना, मैंने ऊपर बना दिया। One sec, has to be -7.5 and then somewhere around here. -0.5 पे it is 4, यहाँ कहीं पर आ जाएगा। वो ग्रिड थोड़ा सा ऐसा हुआ हुआ है ना, उसकी वजह से इतना पता नहीं चल रहा। एंड देन 0 पे इट्स 5, एंड देन 0.5 पे इट्स 4.5, एंड देन 1 पे इट्स 4,
and then 1.5 पे it is 5 again, and then 2 पे it's 9. So something of this sort. थोड़ा सा approximate ही बनेगा ये, इसलिए क्योंकि वो values ही ऐसी हैं. ठीक है, तो आप इन values के ऊपर आ जाएं. And then इस तरह ग्राफ बनेगा. ठीक है, ये ग्राफ देखिए. इसके ग्राफ के बाद वाला आप लोग पार्ट सॉल्व करेगा. जस्ट गिव मी 1 मिनट. एक सेकंड, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. हाँ जी, ये बताइए. इसका जो सेकंड पार्ट है, ये वैसे ही है जैसा अभी हमने पहले भी पार्ट किया था. यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5. सो x इज इक्वल्स टू 1.5 के ऊपर ये वैल्यू बनेगी अप्रोक्सीमेटली. तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं फिर कि और हम क्या वर्किंग कर सकते हैं. लेट्स से अप्रोक्सीमेटली अगर ये वैल्यू आ जाती है 2 एंड 15, तो मे बी अगेन, अब वो क्योंकि ग्रिड नहीं ऐसे नजर आ रहा है, सो आई एम नॉट श्योर कि आई थिंक ये होना चाहिए 1, आई वुड से 2 मे बी. अगेन वो चीज तो हम देख सकते हैं. द आइडिया है कि हमें समझ आ जाए ना कि हम कौन से वैल्यूज की बात कर रहे हैं. सो मे बी दिस इज 1, 2 एंड देन द अदर वैल्यू इज 2, 15. इज दिस क्लियर? मतलब ये वैल्यू समझ आ गई टैंजेंट पे कैसे ले रहे हैं वैल्यूज. टैंजेंट अगर आप चाहें तो आप नीचे एक्सटेंड भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू सी कि नहीं सर मुझे और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज पे, या और ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं, मतलब कोई और सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. फर्क नहीं पड़ता उससे कोई. सो इफ देयर इज एनी अदर वैल्यू दैट वी कैन थिंक ऑफ, तो हम ऐसे वर्किंग भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है. सो जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी देन आई कैन वर्क विद द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, वैसे भी एस्टिमेट ही लिखा हुआ है तो इसलिए इट्स y2 minus y1 upon x2 minus x. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13. ये बात क्लियर है? 13 ही आ रही ना वैल्यू. देख रहे हैं 2, 15. ओ, 2, to be 7.5 आई वुड से. बहुत एक्यूरेट अगर जाए तो. एक्यूरेट ही जाना चाहिए, लेकिन अभी तो लिखा हुआ नहीं है इसलिए इतना पता नहीं चल रहा. 7.5 minus 2 divided by 2 minus 1, तो I would say this is 5.5 शायद. ठीक है, ये क्लियर है. ऑब्वियसली जब वो ग्रिड गिवन होगा, वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आ रही होगी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर तो हम जैसे भी चाहें वर्किंग कर सकते हैं. बट अभी के लिए जो है ये वैल्यू आ जाएगी. इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो, चलें, जबरदस्त. अच्छा, then it says by drawing a suitable line on your graph, find the solution of the equation 2x cube minus 3x square plus 4. अच्छा, ये जो है ना, अब ये पॉइंट, ये थोड़ा सा वो एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट आ जाता है जब आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है. थोड़ा सा ये उस पॉइंट पे वैल्यू आ जाती है. कैसे? देखें,
2x cube minus 3x square plus 4. Now technically this appears like a separate equation. Well, it's not separate equation in the sense कि separate equation बनी हुई है, but this equation we believe वो equations design ऐसे करते हैं कि इस equation के अंदर आपकी previous equation already hidden है. वो कैसे? देखिए जो ग्राफ आपने पहले बनाया है ना, वो ग्राफ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 का. So this is the original equation is this 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5. ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है. So you can call this as the new equation and this is the old or the previous equation. अच्छा, इसका हम ऑलरेडी ग्राफ बना चुके हैं. ये जो ओल्ड वाली इक्वेशन है इसका ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है. मैं चाहूंगा कि मैं किसी तरीके से उसी ग्राफ को यूज करूं. उस ग्राफ को हम कैसे यूज करें? उसको यूज करने का तरीका ये होता है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, यू विल नोटिस कि दे विल नेवर मेक एनी चेंजेस इन एक्स क्यूब, दे विल नेवर मेक एनी चेंजेस इन एक्स स्क्वायर. Any change, if there is any, will be in the term of x or in the term of the constant. और उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो x क्यूब चेंज कर देंगे ना, तो दैट चेंजेस द होल क्यूबिक ग्राफ. पूरा ग्राफ ही नया बनाना पड़ेगा, या उस पे एक नया क्यूबिक ग्राफ बनाना पड़ेगा. अगर वो एक्स स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो आपको एक नया क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो दे स्टे विद जस्ट एक्स और विद द कांस्टेंट, क्योंकि एक्स और कांस्टेंट चेंज करने में यू कैन वर्क विद अ सूटेबल लाइन ओनली. अगर मैं x में चेंजेस लेकर आता हूं, लेट्स से इफ देयर इज अ टर्म इन x और मे बी देयर इज अ टर्म इन कांस्टेंट, इफ द चेंजेस आर इन x एंड इन कांस्टेंट, दैट्स नेवर अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसके लिए आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते. अगर मुझे इस क्यूबिक ग्राफ के ऊपर एक और क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना पड़ जाएगा तो वो तो बहुत काम हो जाएगा. सो दे ऑल्सो ट्राई टू स्टे विद स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसा ग्राफ बन जाए या ऐसी लाइन बन जाए, समथिंग ऑफ दिस टाइप, या फ्लैट लाइन बन जाए. फ्लैट लाइंस भी होती हैं, फ्लैट लाइंस भी बन जाती हैं. वो कोशिश करते हैं कि आप इस तरह की लाइंस के साथ वर्किंग कर सकें. तो हम यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एंड लेट्स जस्ट सी द वैल्यू. अब आप देखें आपके पास ये पार्ट तो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है. क्या मैच नहीं कर रहा? मैच ये नहीं कर रहा, 4 and 5. नाउ आई हैव एन ओल्ड इक्वेशन एंड आई हैव a न्यू इक्वेशन. सब इसको अपने अपने तरीके से बताते हैं. मैं इसको एक बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ, और वो ये कि 5 लिखा हुआ है ना, एंड द न्यू इक्वेशन हैज अ 4. Now I don't want to change the magnitude of the new equation. I want to keep it as 4. How can you make 4 by using 5? 4 खराब नहीं करना, but 5 should be visible in the expression. How to do that? Can I write 4 as 5 minus 1? ब्रेक करके लिख लेते हैं ना, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं. Can I write 4 as 5 minus 1? या 5 minus 1. 5 minus 1 से क्या फायदा होगा? 5 minus 1 makes it 4. ठीक है, तो 4 खराब भी नहीं हो रहा. मतलब सच लाइक सेइंग कि मैं आपसे कहूँ कि 5 कैसे बनेगा, आप बोले सर 2 + 3. 2 + 3 से 2 और 3 भी लिखा हुआ आ गया, और 5 भी खराब नहीं हो रहा. विद द सेम लॉजिक यहाँ पे हमें 4 बनाना है. तो 4 बनाने के लिए मैं अपनी इक्वेशन में चेंजेस कर लेता हूँ. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट एज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ. आई विल मेक इट एज 5 - 1, एंड देन ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इक्वल्स टू 0. उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि ये 4 है. 4 की जगह मैं लिख दिया 5 - 1. अब 5 में ये विजिबल है, 5 नजर आ रहा है. So technically the whole old equation is already visible. So I will keep the old equation or the previous equation on the left hand side, and everything that is new on the right hand side. So the old equation on the left and everything new on the right. मेरी बात समझ आई? Now you will notice कि आपको इस साइड पे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पूरी गिवन है, वो पूरी आ गई है, और ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आया हुआ है. सो एज वी वर डूइंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, आप याद कीजिए ये भी y होता है, ये भी y है. ये पार्ट ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है आपके पास. अब आपको ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, y = 1 वाला. नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू ड्रॉ. अब ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां तक बात समझ आ गई? लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी बनी हुई है. सो बेसिकली वो आपको एक मर्ज्ड इक्वेशन दिखाते हैं. उस मर्ज्ड इक्वेशन के अंदर
आपको इक्वेशन स्प्लिट ऐसे करनी होती है कि देन देयर इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर इज अ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट हैंड साइड अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स वर्क विद दैट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है ऑलरेडी, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम राइट हैंड साइड बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे? आप y इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर वर्किंग करें। y इक्वल्स टू 1 की फ्लैट लाइन होनी चाहिए। अगेन वो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट जाना पड़ेगा। तो हमने ये y इज इक्वल्स टू 1 की लाइन बन गई। सो आई टुक y एज इक्वल टू 1 और मैंने उसके ऊपर एक लाइन बना दी। मेरी बात समझ आ रही है? आई टुक y इज इक्वल्स टू 1 और उस पर मैंने लाइन बना दी है। ये क्लियर है y इज इक्वल्स टू 1 वाली बात? ओके, अब y इक्वल्स टू 1 पे देख लें फिर कहाँ पे पॉइंट आ रहा है। इट्स नेगेटिव नेगेटिव 0.9 आई वुड से। सो नेगेटिव 0.9। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 0.9। सही है। अब वो ऑब्वियसली कोई ना कोई और वैल्यू हो सकती है, हमारे पास तो अभी यही वैल्यू आ रही है। अप्रोक्सीमेशन के अंदर कुड बी एनी अदर वैल्यू आल्सो। डन, क्लियर। चलें पार्ट बी पर आ जाए। अच्छा, पार्ट बी भी इसका भी उसी टाइप का ही है, बट ऑब्वियसली वो हमें देखना है ऐसे ही। सो इट सेज द ग्राफ shows a sketch of the curve y is equals to p upon x. 2 points on the curve are 3 comma 0.4 and q comma 2.4. Find p and q says। तो आपने p और q बताना है, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, p और q बताने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन ही है ना, तो हम उस पर वर्किंग कर लेते हैं। 3 multiplied by 0.4 gives us 1.2। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी y is equals to 1x। तो एक वैल्यू हो गई p की 1.2 और q की वैल्यू हो गई हाफ। ठीक है भाई, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 0.4 एंड q 2.5। तो वो तो ग्रेडियंट ही निकालना है, तो q तो आ चुका है हमारे पास हाफ।
बस ये ग्रेडियंट आ गया। देख लें, चेक कर लें, मैंने सही करी कैलकुलेशन। m शुड बी इक्वल टू -4/5, चेक कर लें। या डन, सबका आंसर आ गया ये, सेम आंसर्स। चलें, जबरदस्त जबरदस्त। ऑलराइट, चलें, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो ये वाला कर लिया कॉपी, नहीं हो गया ना? 14 वाला, m is equals to -4.5, सही है ईमान, आपका भी आंसर आ गया, चलें, दैट्स फाइन। अच्छा, for question number 15 it says the number of bacteria in a colony trebles every hour. So the colony starts with 50 bacteria. The table shows the number of bacteria in the colony after t hours. ठीक है, so ये values given है, time given है 0, number of bacteria given है 50, and then 1, and then 150, and then these are the values, ये given है। अब वो इसमें basically 3 times की multiplication जा रही है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो इट्स 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट मेक्स इट 150, देन इट्स 150 multiplied by 3, that's 450, and then 780, and then 1350, and then 2340, इस तरह से वैल्यूज आ रही है। सो 50, and then that makes it this, and then 150 multiplied by, फिर इसके बाद उन्होंने हाफ एन आवर पे चले गए। हाफ एन आवर का मतलब वो तो सिंपल, उन्होंने जैसे वैल्यू दी हुई है 2.5, सो 450 multiplied by 1.5 बेसिकली। ये भी कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐसे चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 1350, तो दिस शुड बी 1350 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका आंसर देगा क्या आ रहा है? ओके, सो दिस इज 4050, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं ऑन द ग्रिड ऑन द ऑपोजिट पेज प्लॉट द पॉइंट्स इन द टेबल एंड जॉइन देम विद अ स्मूथ कर्व, ठीक है। सो ये वैल्यूज के ऊपर प्लॉटिंग कर लेते हैं, 0 till 50। सो एट 0 द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 50, 300, 400, and then at 1 it's 150, and then at 2 it's 450। चेक करने की वैल्यूज भी। अच्छा, after that at 3 the value is given as, so we can draw 2.5 also, at 2.5 it's 780, so at 2.5 the value is 600, 700, 750, 780, it would be something in between 750 and 800, and then at 3 the value is 1350, it's so it's 100,
200, 300, and then 1350. So this value is at 1350. Then we have 3.5. 3.5 पे the value will be 2350. It's 23, so it's 2000. मैं values देख लेता हूँ पहले. So it is at 2000, and then 21, 22, 23, 2350. So this should be 2350. इसकी हम plotting भी कर लेते हैं. मैं बना देता हूँ, 1 second. It's 2000, 2100, 23, 2350. Around this is the, yeah, this is the value for 2350. Next is for 4, which is 4050. So for 4, it is 4050. All right. तो वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है वैल्यूज का. ऐसा ग्राफ इवेंचुअली ये तो एक्सपोनेंशियल बन ही रहा है, और भी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल ही जाएंगी इसमें. चलें पहले ये ड्रॉ करते हैं. So this being an exponential graph, इस तरह ग्राफ बन जाएगा एक्सपोनेंशियल. राइट. ग्राफ बन गया आप लोगों का, मुझे बता दें फिर आगे चलते हैं. All right. So, okay, it says use your graph to find the number of bacteria in the colony when t is equals to 3.2. So t is equals to 3.2 पे देख लेते हैं. 3.2, so ये 10 values के बाद तो हम middle value पर आ रहे हैं. So 3.2 will be 3.1, 3. ये value होगी. So ये आ जाएगी at 1750. Between 2000 and 1500, the value is at 1750. So this is 1750. Next, it says by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve when t is equal to 2.5. So estimate the gradient when t is equal to 2.5. तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास. अच्छा, अब इस पे देख लेते हैं. So with this, it's 100, 200, and then 300. So trying to calculate the gradient,
3.5 and then this is 3.6 and then 1450. So these are the values. अब इसके ऊपर हम जो है वो 1450, ये gradient की दो values आ रही हैं. It's 3.6 and 1450 and then 2 and 300. So 1450 minus 300. And then it's 3.6 minus 2. इसका रेट बताएगा तेरा क्या आ रहा है? ग्रेडियंट की वैल्यू बताएगा क्या आ रही है. सो आपका ग्रेडियंट थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है. दैट्स ओके. मेरे पास ये ग्रेडियंट आ रहा है. तो एस्टिमेशन है ना. आई वुड से कि चलें ठीक है, हम 719 भी लिख सकते हैं. व्हाट डज दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट? व्हाट डज दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट? So the rate of increase of bacteria at T is equals to 2.5 or at that instant. So the rate of increase of bacteria, because the bacteria is increasing at every given time, na? So this is the rate of increase of bacteria at the instant when T is equals to 2.5. I think हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. It's estimation anyway, ना. So the rate of increase of bacteria at the instant when T is equals to 2.5. Is this clear? ये समझ आ गया? Alright. अच्छा, इसके बाद वो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं जो वैल्यूज गिवन है. It says given that the equation of the graph is y is equals to ka to the power of t, find the value of k and the value of a. So अगर वो k, a और t की वैल्यूज पूछ रहे हैं तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई भी सेट उठा सकते हैं वैल्यूज का, उसके हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं. जैसे y is equals to k. So y की वैल्यू, अगर आप पहली वैल्यू उठाएं ना तो टाइम 0 है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 50 है. उससे k डायरेक्टली 50 मिल जाएगा. बात समझ आ रही है? और अगर आपने यूज कर लिया 150, वो भी यूज कर सकते हैं. 150 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ रही है 50. a हमें नहीं पता, टाइम है 1, t1 पे. मैं सिर्फ टेबल यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है उन्होंने कि यूज योर ग्राफ, या इसमें वो कहेंगे भी नहीं खैर यूज योर ग्राफ, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू में हम ग्राफ यूज नहीं कर सकते, ये इनएक्यूरेसी आ जाएगी इसके अंदर आंसर में. सो a की वैल्यू है 3 और k की वैल्यू है 50. ये क्लियर है बात?
बस जल्दी जल्दी इसके लास्ट 2 पार्ट्स भी करते हैं ताकि बस पे क्लास एंड कर सकें हम। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देख लें। It says the number of bacteria in another colony is given by the equation y is equals to 500 plus 500t. On the same axis, draw a graph to represent the number of bacteria in this colony. Again, दो तीन values consider कर लें ताकि आपका आंसर easily आ सके. In this case, I would say कि zero जरूर consider करें because at the start of the experiment भी हमें bacteria की values मिल रही हैं. So it will be a good decision कि अगर आप यहाँ t की value zero put कर दें, जीरो भी यूज कर लें, वन यूज कर लें, टू यूज कर लें, जीरो के ऊपर हमारा वाई का आंसर आ जाएगा 500, वन पे आंसर आ रहा है 1000 और टू पे आंसर आ रहा है 1500. सो जीरो पे इट इज 500. ये सही है, यहाँ तक सबने टेबल देख लिया? आई जस्ट टुक न्यू सेट ऑफ वैल्यूज. आप जैसे भी चाहें, उन्होंने स्पेस दी हुई है, आप यहाँ बना लें. वो वैसे भी कह रहे हैं ना, ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ड्रॉ करने के लिए वैल्यूज आपकी मर्जी है. आपको जीरो यूज करना है जीरो यूज करें, आपको टू यूज करना है 10 यूज करना है, जो भी. बस ये कि ग्रिड के ऊपर आ सकें वैल्यूज, मतलब वैल्यूज अलग अलग नहीं हो, दे शुड बी अपेरेंट ऑन द ग्राफ ऑल्सो. इतनी इस जगह में आ जाए वैल्यूज, ये जरूरी है कि ग्राफ बन जाए आपका जो नीचे गिवन है. सो मूविंग ऑन टू द ग्राफ, जीरो पे इट सेज कि द वैल्यू इज 500. सो दिस इज गिवन एज 500. ऑन वन द वैल्यू इज गिवन एज 1000. सो ये हो गई वैल्यू 1000. एंड ऑन टू द वैल्यू इज गिवन एज 1500. सो ये वैल्यूज हो गई हमारे पास. अब आप इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करें तो हमेशा इसी से ख्याल रखा करें. ऑब्वियसली वाइट रीजन के अंदर तो ग्राफ कट जाने की जरूरत नहीं होती, बट और जो आप ग्राफ बनाते हैं वो आपका पूरा ग्रिड कवर कर ले एक्यूरेटली, क्योंकि हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है लेटर ऑन. आई थिंक इसमें भी जरूरत होगी, तो अभी देख लेते हैं. तो दिस इज हाउ वी शुड ड्रॉ द ग्राफ. ये देख लीजिए. अच्छा, once you have this line on the axis, it says draw a graph to represent the number of bacteria in this colony. वो आपने बना दी लाइन, ये लाइन बन गई है. दूसरी वाली गिवन है. Now, once the line is done, it says state the value of T when the number of bacteria in each colony is the same. तो वो basically आपसे when the number of bacteria in each colony is the same, they're asking for this value of T. ये already हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए. ये वैल्यू, तो इसी वैल्यू के ऊपर हम चलते हैं. दिस इज टी, ये गिवन है ना, तो हम इसी टी पे बात कर लेते हैं. आई थिंक दिस इज गिवन एज टी की बात करें ना, तो वो टी मैं आगे की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्ड बेस टी ले सकता हूँ, बिकॉज वो कह रहे हैं स्टेट द वैल्यू एंड द नंबर. और डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो इट्स 3.1, दिस इज 3.2, 3.3, 3.4, एंड देन आई थिंक दिस वुड बी 3.45. 3.45 ले सकते हैं, बिकॉज 3.45 से भी कम फिर क्या कंसिडर करेंगे. तो आई थिंक 3.45 इज अ प्रॉपर वैल्यू. 3.45 सही है. सो दिस इज द वैल्यू, 3.45. दिस इज द आंसर. ये क्लियर है बात? स्टेट द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ईच कॉलोनी इज द सेम. ये मैंने ये इंटरसेक्शन क्यों कंसिडर करी, ये समझ आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर? बस ठीक है, ये क्लियर है. तो बस आज फिर हम यहाँ तक ही रखते हैं, एंड देन वी विल सी क्या वो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर वो. एक सेकेंड और करिए.